हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे अपने इस सीरीज में मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो अगर आप प्लेलिस्ट को जाकर के विजिट करेंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एसएसटी करके। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर एसएसटी करके मिल जाएगा प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा जो दिल्ली सल्तनत है, मध्यकालीन इतिहास है, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है गुलाम वंश के बारे में। कौन से वंश के बारे में पढ़ लिया? गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया। और गुलाम वंश के बाद, ठीक है, गुलाम वंश के बाद कह सकते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वंश था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी था, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था खिलजी वंश। क्या पढ़ लिया था? खिलजी वंश को पढ़ लिया था। ठीक है, दो वंश हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तुगलक वंश पढ़ेंगे। जब हम पहले दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किए हैं तभी हम आपको बताए हैं कि दिल्ली सल्तनत पे कौन कौन से वंशों ने राज किया था। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, गुड़ खाए। ये बहुत नॉर्मल ट्रिक है, अक्सर लोगों के मुंह से आप सुनेंगे। तसला में, तसला में। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत। अगर आप इस ट्रिक को एक एक करके डिफाइन करें, एक एक करके इनको अलग अलग करें, तो आपको क्लियर होता चलेगा कि कौन सा वंश पहले आया। देखिए, ये ऐसा ट्रिक है ना कि आपको पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत का एक सीरीज बता देगा कि कब कौन से वंश ने दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में पहले ग से हम देखेंगे गुलाम वंश आया था। ठीक है, गुलाम वंश आया था, जो कि हम लोगों ने गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया। ख से देखिए, ये र यहाँ पे साइलेंट है, ड़ से कोई मतलब नहीं है, तो ख से क्या हो जाएगा? हमारा खिलजी वंश हो जाएगा, खिलजी वंश। फिर य से कोई मतलब नहीं है, त से क्या हो गया? त से हो गया तुगलक वंश, तुगलक वंश हो गया। ठीक है, फिर स से क्या हो जाएगा? स से सैयद वंश हो जाएगा, स से सैयद वंश हो जाएगा। और फिर ल यहाँ पर आता है, ल से हो जाता है लोधी वंश। क्या होता है? लोधी वंश होता है। तो इतने जो वंश हैं, जो 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी, तो इन्हीं पांचों वंशों को लेकर के क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। लोधी वंश में जो आखिरी शासक होता है, इब्राहिम लोधी की हत्या करके जो बाबर होते हैं, वो क्या करते हैं? मुगल वंश के लिए एक कह सकते हैं संस्थापक का काम करते हैं, मुगल वंश की नींव डालते हैं बाबर। ठीक है, बाबर के बाद कौन आएगा? हुमायूं आएंगे, अकबर आएंगे। तो ये सारी चीजें मुगल वंश में चलती है। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि कौन कौन से वंशज या कौन कौन से जो वंश हैं उनको हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीजें नहीं देखे हैं तो मैंने आपको प्लेलिस्ट भी बता दिया कि कौन से प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर एसएसटी करके एक प्लेलिस्ट है हमारी, उस पे जाकर के आप सारे वंश को विजिट कर सकते हैं जो हमने दोनों पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कि जो एक मैप दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, एक मैप दिखाई दे रहा है, और इस मैप को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ग्रीन वाला हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये तुगलक वंश है। अगर इंडिया का मैप आप देखेंगे तो ये इंडिया जो हमारा वर्तमान का भारत है, ये कंडीशन है वर्तमान के भारत की। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखिए तो जो तुगलक वंश था, तुगलक वंश का जो शासन काल था, वो भारत के बाहर यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाला जो हिस्सा वर्तमान में है, उसके साथ साथ दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में भी पूरी तरीके से फैल चुका था। ठीक है, तुगलक वंश का जो समय है, तुगलक वंश का जो समय है, वो 1320 से लेकर के, कब से? 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चलता है। 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चलता है। अब देखते हैं हम तुगलक वंश में कौन कौन से शासक हुए। ठीक है, तुगलक वंश में कौन कौन से शासक हुए, एक एक का नाम हम देखते चलते हैं। तो पहला आपको मिल जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या मिलेगा? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, ये इसका जो समय होता है,
इसका समय जो होता है वो 1320 से लेकर के 1325 के बीच का होता है। क्या होता है? 1320 से लेकर के 1325 के बीच का होता है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद एक दूसरा राजा होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक लाइन से नहीं बता रही हूँ, बीच बीच में आपको कई नाम गैप भी मिलेंगे। अगर बाद में आप कहीं पढ़े, आपको सीरीज मिले कि ये वंश थे, तो परेशान नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का समय क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक का समय होता है 1325 से लेकर के 1351। ये दोनों एकदम लगातार आपको दो राजाओं का नाम मिला। तीसरे राजा का नाम भी मैं आपको लगातार बताऊंगी। तो तीसरा राजा कौन था? तीसरा इसमें आपको मिलेंगे, तीसरे सुल्तान मिल जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कौन मिला? फिरोज शाह तुगलक मिले। और इनका जो समय होता है वो 1351 से लेकर के 1388 के बीच का होता है। ठीक है, 1351 से लेकर के कब होता है? 1358 के बीच का होता है। ठीक, इसके बाद जो कह सकते हैं इस वंश का जो अंतिम राजा था, ठीक है, अंतिम राजा कौन था? तो इस वंश का अंतिम राजा था, सबसे लास्ट में जो इस वंश का राजा था उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। क्या था? नसीरुद्दीन महमूद था। तो ये इस वंश का अंतिम राजा हुआ, अंतिम शासक हुआ। ठीक है, अंतिम शासक हुआ। फिर क्या होता है कि जो अंतिम शासक होते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या कौन करता है? हत्या करता है ख्रीज खां। ठीक है, ख्रीज खां हत्या कर देता है। और ख्रीज खां क्या करता है? फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की नींव डालता है। ठीक है, तो तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आ जाएगा? तुगलक वंश के बाद आ जाएगा सैयद वंश। ठीक है, कौन सा वंश आ जाएगा? सैयद वंश आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हम दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश पड़ता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंश है। उसमें जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं शासक हुए हैं, तो शासकों के बारे में हम लोगों ने देख लिया, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के बारे में भी हम थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक, क्लियर है आपको? ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम एक एक राजाओं को बड़े ध्यान से देखते चलेंगे। तो आज हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आपको यहाँ पे लोगो दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारे YouTube चैनल के नाम पे ही ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा ऐप है। आप इसको जा करके प्ले लिस्ट से, ठीक है, आप जा करके इसको प्ले लिस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जैसे ही आप सत्यम क्लासेस डालेंगे आपको ये वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, इस ऐप के लिए हम आपको बता दें कि इस ऐप के अंदर आपको डीएलएड से संबंधित, ठीक है, डीएलएड से संबंधित सारे के सारे बुक्स, ठीक है, सारे के सारे आपको बुक्स प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही साथ बुक्स के साथ आपको प्लस बुक्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे। और क्या आपको मिल जाएगा? जो टेट और सीटेट होता है, ठीक है, जो टेट और सीटेट होता है ये भी आपको सॉल्व फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, पेपर जो है वो सॉल्व फॉर्म में मिल जाएगा। और जितने भी हमारे YouTube चैनल पे क्लासेस चलते हैं वे सारे क्लासेस के आपको PDF यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट उन बच्चों के लिए जो प्रेजेंट टाइम में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में है, वो जाकर के जरूर इस ऐप को जाकर के विजिट करें, इस ऐप को डाउनलोड करें, खुद को इनरोल करें यहाँ पे। और उनको देखने को मिलेगा कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए, ठीक है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हम लोगों ने एसएसटी और प्लस मैथ, ठीक है, एसएसटी और मैथ का पेड कोर्स तैयार कर रखा है। ठीक है, इसकी प्राइस बहुत ही कम है, 1100 समथिंग में आपको दोनों मिल जाएगी। इस पे छूट भी है, ठीक है, कुछ परसेंटेज ऑफ भी है। आप जाकर के उसको विजिट कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके कोर्सेज आप अलग अलग भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको आप कॉम्बो कोर्स के तौर पे भी ले सकते हैं।
ठीक है, तो हरी आप जाइए जल्दी से, आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, आपको वहां पे हमारा नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे आपको एक मैसेज जाएगा जिससे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो उस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई हमारे ऐप के बारे में। और दूसरी चीज, आप लोग जब वीडियो देखते हैं ना, तो थोड़ा मेरा भी मन रख लिया करिए, कभी कभी हमारे भी वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, क्योंकि इतने मेहनत से हम लोग पढ़ाते हैं और आपसे सिर्फ एक लाइक करने के लिए कहते हैं, एक शेयर करने के लिए कहते हैं, और वो भी आप लोग ढंग से नहीं करते। ठीक, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो गयासुद्दीन तुगलक का मैंने आपको समय बताया कि इनका समय कब से कब तक का है, 1320 से लेकर के 1325 का समय है। ठीक है, 1320 से लेकर के कब कब तक का है, 1325 तक का है। इनका समय बहुत ही कम टाइम तक था। ठीक है, तो अब तुगलक के बारे में आप जानिए। जो तुगलक वंश था, ठीक है, जो तुगलक वंश था, तो उसमें जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, गयासुद्दीन तुगलक है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करके लिखिएगा। ये बहुत ही कह सकते हैं कि बड़े लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है। तो जो तुगलक हुए, जो तुगलक हुए, वो तुर्कों की ही एक शाखा से बिलोंग करते थे। तुर्कों की एक शाखा से बिलोंग करते थे जिसका नाम था करौना। अभी कोरोना के लिए मैं नहीं बोल रही, करौना नाम था। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए कि तुगलक तुर्कों की किस शाखा से बिलोंग करते हैं, वैसे इतना डीप क्वेश्चन जो है वो बड़े लेवल के एग्जाम में ही पूछा जाता है, जनरली यही पूछा जाता है कि वो तुर्क थे। लेकिन तुर्कों में भी देखेंगे, तुर्कों में एक उनकी शाखा होती है जिसको क्या कहते हैं, करौना शाखा कहते हैं, वो उस शाखा से बिलोंग करते थे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ही क्या करते हैं कि उसने तुगलक वंश की स्थापना की। ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का संस्थापक, संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक, तो ये हो गया तुगलक वंश के बारे में। अब इसका देखिए, ये एक नॉर्मल चीज हो गया जो जानना बहुत जरूरी होता है तुगलक वंश के बारे में। अब हम देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। तो गयासुद्दीन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो गयासुद्दीन तुगलक नहीं था, बल्कि उसका वास्तविक नाम था मलिक गाजी। क्या था, बहुत लोग बोलते हैं मलिक गाजी की उपाधि वो धारण किया था। ठीक है, लेकिन ये उसका वास्तविक नाम था मलिक गाजी, या आपको कहीं कहीं उसका नाम मिलेगा तुगलक गाजी। क्या मिलेगा, तुगलक गाजी मिलेगा। ठीक है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक तुगलक का वास्तविक नाम था। ठीक, इसने डाक व्यवस्था आपने यहाँ बहुत अच्छी कर ली थी। ठीक है, डाक खाना का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। डाक व्यवस्था इसने बहुत अच्छी की थी। गया डाक व्यवस्था को, डाक व्यवस्था को मजबूत किया, मजबूत किया। ठीक है, और उस टाइम पे जो डाकिया होते थे, ठीक है, जो डाक व्यवस्था चल रहा है तो डाकिया भी होंगे। तो डाकिया को उस टाइम पर कहते थे हरकारे। क्या कहते थे, हरकारे कहते थे। क्या कहते थे, हरकारे कहते थे। अगर ये पूछा जाए कि तुगलक वंश में या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में हरकारे कौन था, तो आप लोग याद रखेंगे हरकारे किसको कहते थे, डाकिया जो होते थे उनको हम क्या कहते थे, उनको कहते थे हरकारे। ठीक है, और दूसरा और एक कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में पहली बार नहरों का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली सल्तनत में पहली बार नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है हर एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट करके इसको नोट डाउन करेंगे। दिल्ली सल्तनत में पहली बार, पहली बार नहरों का, पहली बार नहरों का निर्माण, पहली बार नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने ही कराया। गयासुद्दीन तुगलक ने, तुगलक ने करवाया।
ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। नहरों के बारे में पूछा जाता है कि किसने सबसे पहले स्टार्ट करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। इसने अकाल संहिता लागू किया। क्या लागू किया? अकाल संहिता लागू किया। अकाल संहिता का मतलब समझिए आप लोग। अकाल संहिता एक ऐसा संहिता था कि मान लीजिए अकाल आपके यहाँ पड़ गया, गांव शहर हर जगह पे साम्राज्य में क्या हो गया, अकाल पड़ गया, तो उस टाइम पे कैसे लोगों के साथ व्यवहार किया जाएगा, कैसे वितरण किया जाएगा अनाजों का, ये सारा चीज वहां पे उसमें डिस्क्राइब था। तो उसको अकाल संहिता का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने ही करवाया था। और इसके बाद जितने कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की जितनी भी कह सकते हैं व्यवस्थाएं थी, उनको गयासुद्दीन तुगलक ने अपना लिया था। उसकी सारी व्यवस्थाएं जैसे दाग प्रणाली, चेहरा प्रणाली, ठीक है, ये सारी चीजें उसने अपना लिया था। और इसने एक अभिलेख का निर्माण करवाया। एक अभिलेख का निर्माण करवाया। अभिलेख का निर्माण करवाया। उस अभिलेख का निर्माण कहां पर करवाया था? उस अभिलेख का निर्माण करवाया था राजमुंदरी में। राजमुंदरी में, राजमुंदरी में एक अभिलेख का निर्माण करवाया था, जिसमें उसने लिखवाया था विश्व का खान। ये लिखवाया था जौना खां के लिए। तो जौना खां कौन था? जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था। ठीक है, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था। इसके बारे में एक बहुत ही स्टेटमेंट फेमस है, ठीक है, कि जो सूफी संत थे, ठीक है, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया, क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, निजामुद्दीन औलिया से इसके मतभेद थे। से इसके मतभेद थे। ठीक है, तो किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक का और जो सूफी संत थे शेख निजामुद्दीन औलिया, इन लोगों के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे। इसीलिए निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को क्या कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, यानी कि अभी दिल्ली का सल्तनत तुम्हारे हाथ में आने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि शेख निजामुद्दीन औलिया से किसके संबंध अच्छे नहीं थे, या किसके शासन काल में थे, या किसके समकालीन थे। यहाँ से इस तरह से 3-4 तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके संबंधित थे? गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित थे। ठीक है, इसने क्या किया कि बहुत सारे राज्यों को विजिट भी किया। ठीक है, बहुत सारे राज्यों को विजिट किया। सर्वप्रथम गयासुद्दीन ने के समय में ही दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत को या दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसके बाद क्या हो जाता है कि 1325 में उसने एक जगह को विजिट करता है। ठीक है, एक जगह को विजिट करता है जिसको कहते हैं तिरहुत का विजय। ठीक है, तिरहुत का विजय कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन करेंगे। 1325 ईस्वी में तिरहुत विजय के बाद, तिरहुत की विजय के बाद गयासुद्दीन का रास्ते में ही मृत्यु हो जाता है। रास्ते में ही मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है
कि किस विजय के बाद गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। तो गयासुद्दीन की मृत्यु कब हो जाती है? 1325 में तिरहुत का जो विजय होता है इसके बाद उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसका जो मकबरा है, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो है तुगलकाबाद में। कहां पर है? तुगलकाबाद में है। ठीक, तो आप लोगों का आज का होमवर्क है, आपको बताना है तिरहुत कहाँ पड़ता है और आपको बताना है तुगलकाबाद कहाँ पड़ता है। ठीक है, आप ये चीज हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो ना तो प्लीज इसको लाइक कर दिया करिए। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और इनका समय कब से कब तक होता है? 1325 में जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? 1325 में ये शासक बनता है और 1351 तक इसका समय होता है। ठीक है, 1351 तक इसका समय होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।